Good morning, students. Let's continue our number 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया, हम कर रहे थे इन रशिया। तो इसका था कि जो वर्कर्स हैं उन्होंने जगह जगह पर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया था फॉर द लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्किंग, to increase their wages and to improve working conditions. The workers started to revolt and they started to strike most of the factories in Russia. अब इनको जो वर्कर्स जो ये प्रोसेस कर रहे जो था वर्कर्स का, that was led by the गैपोन। अब फादर गैपोन जो है वो उनके लीडर, और उनके लीडरशिप में ये वर्कर्स कहाँ तक पहुंच गए? विंटर पैलेस तक पहुंच गए। पैलेस में जब ये प्रोसेशन आया वर्कर्स का, तो वहां पर जार के ऑर्डर्स के थ्रू वहां पर पुलिस और जो कसाक्स हैं उन्होंने उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। अब इस अटैक में 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड 300 वर वाउंडेड। तो ये जो टाइम है जब इतना जो मास्केयर हुआ वहां पर, उस टाइम को, उस डे को वहां पर क्या नाम दिया गया? ब्लडी संडे। इतना जो खून खराबा वहां पर हुआ, 100 वर्कर वहां पर मारे गए, 300 वाउंडेड हो गए। तो इस डे को वहां पर ब्लडी संडे के नाम का नाम दिया गया। और इस दिन के बाद से वहां इवेंट्स जो हैं वो स्टार्ट हो गए कि आए दिन जो है वहां पर एक सीरीज ऑफ इवेंट्स जो है वो वहां पर स्टार्ट हो गया, और इसे क्या नाम दिया गया? 1905 रेवोल्यूशन। जो 1905 में वहां रेवोल्यूशन हुआ, वर्कर्स ने जो है जार के फॉल्सी फैक्ट्री जो लैंड ओनर्स थे, कैपिटलिस्ट थे, उनके खिलाफ रेवोल्यूशन करना शुरू कर दिया, और ये रेवोल्यूशन कहलाया 1905 रेवोल्यूशन। अब इस रेवोल्यूशन में सिर्फ वर्कर्स ही नहीं बल्कि जो दूसरी सोसाइटीज थी वो भी इसमें इंक्लूड हो गई। लाइक जैसे कि स्टूडेंट्स ने अपने क्लासरूम से वॉकआउट करना शुरू कर दिया, और उनके वॉकआउट करने से वहां पर यूनिवर्सिटीज जो हैं वो बंद हो गई, क्योंकि उन्हें क्या लग रहा था कि उन्हें जो सिविल लिबर्टीज मिलनी चाहिए वो उन लोगों को नहीं मिल रही है। सो यूनिवर्सिटीज वर क्लोज्ड बिकॉज द स्टूडेंट्स स्टेक्ड वॉकआउट्स। इसी तरीके से जो वहां पर लॉयर्स थे, जो दूसरे ग्रुप्स थे, जैसे कि लॉयर हो गए, डॉक्टर, इंजीनियर, और जो दूसरे मिडिल क्लास वर्कर्स थे, उन्होंने अपने यूनियंस वहां पर एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। तो इट मीन्स यूनियन ऑफ यूनियंस मीन्स उनकी एक एसोसिएशन बन गई। तो उन्होंने अपने डिफरेंट एसोसिएशन बनानी शुरू कर दी, नेम्ड यूनियन ऑफ यूनियंस। और उनकी डिमांड क्या थी कि वो चाहते थे कि अब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए। तो ये जो डिमांड के थ्रू उन डिफरेंट ग्रुप्स ने वहां पर रेवोल्यूशन करना शुरू किया। अब 1905 का जब ये रेवोल्यूशन चल रहा था, तो जार ने भी अलाउ कर दिया कि एक इलेक्टिव कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनाया जाए, और इस इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट को क्या नाम दिया गया? ड्यूमा। ठीक, जैसे कि हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट होती है, हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना हमारे यहाँ पर भी। तो वहां पर भी अब जार ने जब देखा कि इतना सारा रेवोल्यूशन हो रहा है, इतनी मारकाट हो रही है, और कोई भी ग्रुप जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, चाहे उन्होंने कितना ही रिप्रेस करने की वहां पर ट्राई कर लिया, तो उन्होंने अब फाइनली सोचा कि ठीक है भाई, अब हम कोई इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बना लेते हैं, और उसको उन्होंने क्या दिया नाम? ड्यूमा। अब यहाँ पर क्या था कि जब रेवोल्यूशन हो रहा था तो बहुत ही ज्यादा ट्रेड यूनियंस और फैक्ट्री कमेटीज जो हैं वो सेटअप होना शुरू हो गई। तो ये जब रेवोल्यूशन हो रहा था, क्योंकि उनको गाइड करने के लिए, लोगों को यूनाइट करने के लिए डिफरेंट ट्रेड यूनियंस एंड फैक्ट्री कमेटीज वाज सेटअप।
अब आफ्टर 1905 जब जार ने ड्यूमा बनाया तो 1905 के बाद ये सभी कमेटीज और यूनियंस जो हैं वो इलीगल डिक्लेयर कर दी गई, और जो भी कमेटीज या यूनियंस अब वर्क कर रही थी वो अनऑफिशियली वर्क कर रही थी। तो जार ने इन सबको जो है क्या कर दिया, इलीगल कर दिया। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी पॉलिटिकल एक्टिविटी पर। अब ये सारा क्यों हुआ? क्योंकि वो चाहता था कोई भी उसके अगेंस्ट ना जाए। अब लोगों को एक तरीके से जो है पोजेस करने के लिए उसने ड्यूमा बना दिया, इलेक्टेड जो है पार्लियामेंट बना दी, बट इंटरनली वो नहीं चाहता था कि वो किसी को भी कोई आंसर दे या फिर कोई भी उसके जो है अगेंस्ट जाए। इसलिए उसने सभी कमेटीज, सभी यूनियंस को इलीगल बना दिया। बहुत सारे जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी इन पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी, लेकिन ये ड्यूमा भी जो है वो कंटिन्यूटी नहीं रहा। फर्स्ट ड्यूमा जो है वो 75 डेज में ही उसने डिसमिस कर दिया, और एक दूसरा ड्यूमा जो है 3 मंथ्स के अंदर ही वो उसने एक री इलेक्टेड सेकेंड ड्यूमा बनाया। पहले लोगों को दिखाने के लिए, उस रेवोल्यूशन को शांत करने के लिए उसने एक ड्यूमा फॉर्म कर दिया, उसकी क्रिएशन के लिए उसने परमिशन दे दी, लेकिन उसके साथ साथ उसने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी। अब उसने क्या किया कि 75 डेज के अंदर ही उस फर्स्ट ड्यूमा को डिसमिस कर दिया, और दूसरा एक री इलेक्टेड ड्यूमा 3 मंथ्स के अंदर ले आया। अब वो नहीं चाहता था कि उसको कोई क्वेश्चन करे या उसकी पावर में कोई रिडक्शन हो। जैसे कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हम देख रहे हैं अपने कंट्री में, तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती। अगर गवर्नमेंट कोई काम कर रही है तो उसके लिए उसे आंसर करना पड़ता है अपने लोगों को, है ना? जैसे अभी जो किसानों को लेकर कानून बनाया गया, तो उसके लिए आंसर मांगा जा रहा है ना मोदी जी से कि क्यों किया गया, और लोग जो है, किसान जो है उसके खिलाफ जा भी रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें, क्योंकि जब भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, दैट विल बी आंसरेबल टू द सब पीपल। तो यहाँ पर वो जार जो है वो ये सारी चीजें नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि कोई उससे क्वेश्चन करे या उसकी पावर्स में कोई रिडक्शन हो, कोई कमी आए। तो उसने क्या किया कि उसने वोटिंग लॉ ही चेंज कर दिए। अब वोटिंग लॉ में इस तरीके से चेंज किया कि जो थर्ड ड्यूमा उसने बनाया, उसमें सारे कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस आ गए। लिबरल्स और रेवोल्यूशनरीज जो थे वो उससे बाहर निकल गए, क्योंकि कंजर्वेटिव्स वर इन द फेवर ऑफ द मोनार्की, है ना? तो उसने सभी जो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस है उनको लाने के लिए ड्यूमा में कुछ ऐसे वोटिंग लॉज चेंज किए कि अब लिबरल्स और रेवोल्यूशनरीज ये दोनों ही उससे बाहर थे। अब ऐसे ही टाइम में वहां पर और यूरोप में एक और जो इंसिडेंट था वो हुआ, दैट वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उस टाइम जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और उस टाइम रशियन एम्पायर की क्या कंडीशन थी, क्योंकि चेंजेस तो रशिया में भी आए। अब देखो कि इन 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज ब्रेक डाउन इन 1914। अब यहाँ पर दो ग्रुप बन गए, यूरोपियन अलायंसेस के दो ग्रुप बन गए, जिसमें फर्स्ट ग्रुप में था जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड तुर्की, और दूसरे जो ग्रुप था, दूसरा इसके अगेंस्ट जो थी कंट्रीज, वो थी फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। तो यहाँ पर हमें दो ग्रुप देखने को मिले। दो ग्रुप जो है, दो ग्रुप के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट ग्रुप था हमारा जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, और दूसरा जो था वो क्या था, फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। अब इन सभी में जो वॉर है वो सिर्फ यूरोप तक ही नहीं सीमित रही। नो डाउट कि ये सभी यूरोपियन कंट्रीज थी, लेकिन जब कभी कोई वॉर होती है तो उसके इम्पैक्ट थ्रू आउट वर्ल्ड पड़ता है, क्योंकि वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज भी उनको सपोर्ट करती हैं। तो यहाँ पर भी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ वो यूरोप तक ही नहीं सीमित रहा, बल्कि यूरोप के बाहर भी ये लड़ाई लड़ी जाने लगी, और इसको क्या कहा गया, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये हमारा क्या था, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब रशिया में क्या कंडीशन थी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? रशिया है, नो डाउट कि रशिया जो है उसमें वॉर में जो जार निकोलस है, जार निकोलस सेकंड को पूरा सपोर्ट मिल रहा था स्टार्टिंग में अपनी पब्लिक का।
लेकिन जैसे-जैसे वॉर जो है वो कंटिन्यू होता गया, तो ज़ार ने क्या करना शुरू कर दिया, उसने अपनी ही जो ड्यूमा की मेन पार्टीज़ थी, उनसे कंसल्ट करना छोड़ दिया। स्टार्टिंग में उसे लोगों का पूरा जो है सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन जैसे आगे टाइम बढ़ता गया, वॉर कंटिन्यू होती रही, तो ज़ार ने क्या किया, अपने ही जो पार्टीज़ हैं, ड्यूमा की पार्टीज़ हैं, उनसे कंसल्ट करना छोड़ दिया। अब इसका रिज़ल्ट क्या आएगा? जब वो अपने ही बंदों से कंसल्ट नहीं करेगा, दे विल बी अगेंस्ट टू हिम। सेम वहाँ पर हुआ कि जो उसका सपोर्ट है ज़ार का, वो धीरे-धीरे खत्म होने लगा। इसके साथ-साथ वहाँ पर एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स मीन्स जर्मन जो है वो उसके अगेंस्ट था, दूसरी साइड का एक कंट्री था, है ना? जो 2 ग्रुप बने हुए थे, वो दूसरे ग्रुप में था जर्मनी। तो यहाँ पर जो लोग हैं, उनके अंदर जर्मन्स के खिलाफ जो है वो सेंटिमेंट्स और ज़्यादा हाई होने लगे। अब इसका जो रिज़ल्ट है या इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो रशिया की मेन इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री थी सेंट पीटर्सबर्ग। हमने 2 कंट्री की थी इंडस्ट्रियलिस्ट, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, है ना? तो जो सेंट पीटर्सबर्ग था वो एक जर्मन नेम था और ड्यूरिंग द वॉर पीपल हेट सो मच टू जर्मन्स दैट दे चेंज द नेम ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग टू पेट्रोग्राड। उन्होंने क्या किया कि जो सेंट पीटर्सबर्ग नेम था वो एक जर्मन ओरिजिन नेम था और उन्होंने उसको चेंज करके क्या कर दिया, पेट्रोग्राड के नाम से चेंज कर दिया। मोरओवर कि जो जार की वाइफ थी, जारीना अलेक्जेंड्रा, जारीना मीन्स जार की जो वाइफ थी, उसका नाम था अलेक्जेंड्रा। वो भी एक जर्मन ओरिजिन की थी। वो एक जर्मन ओरिजिन थी। फिर ज़ार के जो एडवाइजर्स थे, वो भी उसे कोई अच्छी सलाह नहीं देते थे। स्पेशली एक मोंक, एक सन्यासी रासपुतिन, उन्होंने और भी ज़्यादा ऑटोक्रेसी को अनपॉपुलर कर दिया। मीन्स यहाँ पर हमने देखा कि जो लोग हैं वो क्यों ज़ार के अगेंस्ट होना शुरू हुए, क्योंकि सबसे पहले वो उसके फेवर में थे, बट उसने जब अपने ही लोगों से, अपनी ही पार्टी से कंसल्ट करना छोड़ दिया, तो दे वर आल्सो अगेंस्ट ऑफ हिम, तो वो भी उसके अगेंस्ट हो गए। फिर जैसे-जैसे जर्मन अगेंस्ट सेंटिमेंट्स बढ़ने लगे, तो उन्होंने क्या किया कि उसकी ज़ार की जो वाइफ थी, वो भी एक जर्मन ओरिजिन थी, तो उसके खिलाफ भी लोग हो गए। फिर जो ज़ार के एड्स थे, वो भी कोई उसे अच्छी सलाह नहीं देते थे, स्पेशली रासपुतिन। तो इस तरीके से जो वहाँ की ऑटोक्रेसी थी, यानी जो वो किंग की फैमिली थी या ऑटोक्रेसी जो पूरी राजशाही थी, वो क्या होती गई, अनपॉपुलर होती गई। नाउ हैव अ लुक ऑन द फ्रंट्स। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है, यहाँ पर रशिया में हम दोनों जो इसके फ्रंट्स हैं, यानी ईस्टर्न फ्रंट एंड वेस्टर्न फ्रंट, दोनों ही फ्रंट पर हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के डिफरेंट इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। इन द वेस्ट, आर्मीज जो है वेस्टर्न साइड पर, यानी जो यूरोपियन साइड रशिया है, वहां पर आर्मीज जो है वो ट्रेंचेस को क्रॉस करके ट्रेंचेस से जो है फाइट कर रही थी। ठीक, तो वहां पर फ्रांस के साथ जो उनके ट्रेंचेस लगते हैं, वहां से आर्मी फाइट कर रही थी। लेकिन ईस्ट में जो है आर्मी बहुत आगे तक निकल चुकी थी। अब उसका रिजल्ट क्या आया कि जो वहां पर आर्मीज आगे तक निकल गई और लड़ाई लड़ रही थी, जिससे वहां पर हजारों लोग जो है मर गए। लार्ज कैजुअलिटीज मीन्स डेथ। तो वहां पर हजारों लोग मरना शुरू हो गए। ये जो हार है वो बहुत ही शॉकिंग थी वहां की आर्मी के लिए, रशियन पीपल के लिए। तो इट मीन्स रशिया जो है वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया में बहुत बुरी तरह से हार गया इन द बिटवीन 1914 एंड 1916। इवन 7 मिलियन कैजुअलिटीज वर देयर इन 1917, यानी 7 मिलियन डेथ जो है वो हो चुकी थी रशिया में 1917 में। तो इतनी बुरी तरह हारने के बाद जब रशियन आर्मी पीछे हटने लगी, तो उन्होंने अपनी ही, जब वो पीछे यानी बैक आने लगे, तो उन्होंने रास्ते में अपनी ही क्रॉप्स और बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, उनमें आग लगाना शुरू कर दिया।
अब ऐसा उन्होंने क्यों किया कि जो एनिमीज है वो वहीं पर रुक जाए और उनके पीछे पीछे रशिया तक ना आ सके। इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपनी ही क्रॉप्स और बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब आर्मी से तो वो लोग बच गए, ठीक है, कि लोग उनके आग लग गई तो वो उनके पीछे नहीं आए उनके एनिमीज। लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा कि उनकी क्रॉप जो है वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई, जो बिल्डिंग्स है वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई। तो लोग अब खाएंगे क्या और रहेंगे कहाँ? तो इट मीन्स वहां पर जो है फूड स्कार्सिटी भी हो गई और लोग जो हैं वो बेघर हो गए। देयर वर 3 मिलियन रिफ्यूजीज इन रशिया एट दैट टाइम। अब ये जो सारी सिचुएशन है, इसने गवर्नमेंट और जार फिर उन दोनों को और भी ज्यादा अनपॉपुलर बना दिया। अब सोल्जर्स जो हैं वो अब ऐसी वॉर लड़ना नहीं चाहते थे। सो अब इस वॉर का हमने देखा कि क्रॉप्स तो डिस्ट्रॉय हो गई, लोग जो हैं वो रिफ्यूजीज हो गए यानी बेघर हो गए। लेकिन इसके साथ साथ इस वॉर का इंडस्ट्री पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। वहां की इंडस्ट्रीज जो है वो र्यून्ड होना शुरू हो गई। पहले ही रशिया में बहुत कम इंडस्ट्रीज थी, तो यहाँ पर बहुत ही कम इंडस्ट्रीज रशिया में थी और अब जो है ये इंडस्ट्रीज जो हैं वो सप्लायर से भी कट ऑफ हो गई, क्योंकि जो उनका रॉ मटेरियल आता था वो बाल्टिक सी के जरिए उन रशिया तक आता था, यानी जर्मन के कंट्रोल में था बाल्टिक सी, और वहीं से उनका इंडस्ट्रियल गुड जो है सप्लायर उन्हें सप्लाई करते थे। तो वो जो पार्ट है उनका क्या हो गया, कट ऑफ हो गया। तो इंडस्ट्रीज को अब गुड्स नहीं मिल रहे थे, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा था। मोर ओवर की जो वहाँ के इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स हैं वो भी बाकी यूरोप के कंपैरेटिवली बहुत जल्दी खत्म होना शुरू हो गए। तो यहाँ क्या हुआ कि जो रेलवे लाइंस हैं वो भी टूटना तोड़ना शुरू कर दी गई। 1916 में रेलवे लाइंस बिगेन टू ब्रेक डाउन। अब यहाँ तो हमने देखा कि एक तो इंडस्ट्रीज को क्या फेस करना पड़ रहा था कि इंडस्ट्रीज जो हैं वो पहले ही कम थी, दूसरा उनका सप्लायर से लिंक टूट गया। सेकेंडली कि जो रशियन इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स है वो बहुत ही जल्दी डिसइंटीग्रेट होने लगे। फिर रेलवे लाइन जो है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो गई, जो एक आर्टरी का काम कर रही थी रॉ मटेरियल को वहां तक पहुंचाने का। ऐसे में क्या हुआ कि जो वॉर है उसमें सोल्जर्स की कमी आने लगी, क्योंकि 7 मिलियन कैजुअलिटीज हो चुकी थी और भी बहुत सारी डेथ हो रही थी। तो इट मींस वहां पर वॉर में भी जो है सोल्जर्स की कमी आने लगी। अब इसको करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो एबल बॉडीड मैन से उनको वॉर में बुला लिया गया, कि उनको जबरदस्ती वॉर लड़ने के लिए जो भी अच्छे हेल्दी पर्सन से उनको वॉर लड़ने के लिए बुला लिया गया। अब जो मैन पावर है वो तो वॉर में चली गई, तो क्या होगा कि इंडस्ट्रीज जो है उनके लिए लेबर की शॉर्टेज हो जाएगी। पहले ही वर्क नहीं था, ऊपर से लेबर भी खत्म हो गई। तो जो वर्कशॉप है वहां पर इवन जो छोटी छोटी वर्कशॉप हैं उनको भी वो भी चीजें प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी और वो भी बंद हो गई। सो एज अ रिजल्ट देयर वर लेबर शॉर्टेजेस एंड स्मॉल वर्कशॉप producing essentials were shut down। अब जितना भी फूड ग्रेन्स था पहले तो उन्होंने क्रॉप ही डिस्ट्रॉय कर दी, फिर जितना फूड ग्रेन्स था उसकी प्रायोरिटी रहती थी आर्मी को देने की, आर्मी को फीड करने की। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो फूड ग्रेन्स की ऑर्डिनरी पीपल के लिए शॉर्टेज होने लगी। जो वहां पर ब्रेड शॉप्स थी वहां पर लड़ाई होने लगी, रायोट्स होने लगे। तो ये जो सारा प्रोसेस था दैट वाज इन द 1916। तो हमने देखा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसने रशिया की इकोनॉमी को और भी ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया। वहां पर फूड ग्रेन्स की कमी हो गई, लोग जो हैं उनके लिए घर नहीं रहे। फिर जो वहां की इंडस्ट्रीज है दैट वर आल्सो ruined, labor there was labor shortage, so all the workshops were shut down, food grains were scarce, even that the priority of the food grain were to food to feed the army. So a common people have the scarcity of food, so the riots at the bread shops were
common. These were the situation during the First World War in Russia. अब ये हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा, तो इसके बाद फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ पेट्रोग्राड में। अब ये रेवोल्यूशन जो है पेट्रोग्राड में क्यों हुआ? सबसे पहले कि जो 1917 रशिया आपको पता है कि हायर लैटिट्यूड में है, जहां पर बहुत ज्यादा विंटर्स जो है वो बहुत ही एक्सट्रीम विंटर्स होती है ना। तो यहाँ पर 1917 में पेट्रोग्राड कैपिटल थी, वहां पर कंडीशन और भी ज्यादा खराब थी। तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, जैसे वर्कर में हमने ग्रुपिंग देखी, पीजेंट्स में ग्रुप देखे कि वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, तो ऐसा लगता था कि जो वहाँ की सिटी है वो भी ऐसे ही ग्रुप्स में डिवाइडेड है, वहां पर भी डिवीजन किया गया है। यानी जो उसके साइड्स थे वहां पर भी एक सेपरेट सेपरेट हमें लोकेलिटी देखने को मिलती है। जो रिवर नेवा है, रिवर नेवा के राइट बैंक पर किसके क्वार्टर्स थे? वर्कर्स के क्वार्टर्स थे। यानी जो फैक्ट्री और जो इंडस्ट्रीज हैं उनके वर्कर्स वहां पर रहते थे ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा। और लेफ्ट बैंक पर, यानी वो एरिया कैसा था, जैसे कि पुअर पीपल्स का एरिया आप कह सकते हो। और ऑन द लेफ्ट बैंक दैट वाज अ प्रोस्पेरियस एरिया वेयर द फैशनेबल areas, the winter palace, the official buildings including the palace where the Duma met. लेफ्ट बैंक साइड सभी जो है प्रोस्पेरियस चीजें हमें देखने को मिलती है, फैशनेबल लोग वहां पर रहते थे। जो वहां का विंटर पैलेस था वो भी उसी लेफ्ट बैंक पे था। सभी ऑफिशियल बिल्डिंग्स वहां थी। इवन जहां पर ड्यूमा की मीटिंग होती थी वो पैलेस भी लेफ्ट बैंक पर था। तो इट मीन्स यहाँ पर हमें सिटी में भी डिवीजन देखने को मिला ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा एंड ऑन द लेफ्ट बैंक। अब फरवरी 1917 में नो डाउट कि अभी हमने पढ़ा कि फूड शॉर्टेज जो है वो बहुत ही ज्यादा होने लग गई थी। ऊपर से जो है विंटर्स आ गए, विंटर्स जो है वो वहां पर और भी ज्यादा कोल्ड होते हैं। तो जगह जगह पर फ्रोस्ट और हैवी स्नो, जब लोग घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, तो ऐसी सिचुएशन उस टाइम आ गई थी। ऊपर से फूड शॉर्टेज, तो वो फूड को भी स्टोर नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पर जो है पार्लियामेंट क्या चाहती थी कि वो अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट को सेव कर सके। इसके लिए उन्होंने जार की जो ड्यूमा डिसॉल्व की डिजायर थी, यानी जो जार बार बार चाहता था कि ड्यूमा को खत्म कर दिया जाए, उसको अपोज करना शुरू कर दिया। तो जितने भी पार्लियामेंट्रियंस थे, यानी कि जितनी भी पार्टीज थी ड्यूमा की, अब उन्होंने भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को प्रिजर्व करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब वो नहीं चाहते थे कि जार दोबारा से इस ड्यूमा को खत्म कर दे। तो ऐसा ही एक लॉकआउट जो है राइट बैंक पर ऑन 22 फरवरी जो है राइट बैंक पर एक फैक्ट्री में लॉकडाउन शुरू हो गया। लॉकआउट जो है वो शुरू हुआ तो अगले ही दिन 50 वर्कर्स जो है 50 फैक्ट्रीज भी उनके सपोर्ट में बंद कर दी गई। यानी इस चीज को सपोर्ट करने के लिए पहले फरवरी 22 में फैक्ट्री में राइट बैंक की एक फैक्ट्री पर लॉकडाउन हो गया, यानी उसको बंद कर दिया गया। अब बाकी वर्कर्स ने भी इसको सपोर्ट करने के लिए 50 फैक्ट्रीज जो हैं वो और भी ज्यादा बंद हो गई। अब इन फैक्ट्रीज में से बहुत सारी फैक्ट्रीज जो हैं उनमें जो ये स्ट्राइक हो रही थी दैट वाज लेड बाय द वुमेन। तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जब फैक्ट्री सेटअप होना शुरू हुई तो मैन वुमेन चिल्ड्रन दे बिगेन टू वर्क इन द फैक्ट्रीज। तो यहाँ पर जब स्ट्राइक हुई तो उस स्ट्राइक में वुमेन्स ने भी लीड किया, और इस दिन को 22 फरवरी को क्या कहा गया, ये बिकेम द इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इसीलिए इस दिन इसको क्या हम सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, बिकॉज ऑन दैट डे द वुमेन आल्सो पार्टिसिपेट इन रेवोल्यूशन, इन स्ट्राइक्स। अब जो ये डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स थे,
जो यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, फैक्ट्री क्वार्टर से वो निकलकर कहाँ तक पहुंच गए, कैपिटल तक पहुंच गए, वहां की राजधानी के सेंटर तक पहुंच गए। सेंटर यानी वहां की नेविस्की प्रोस्पेक्ट तक उन्होंने मार्च करना शुरू कर दिया। अब इस टाइम पर इस ग्रुप को, इन वर्कर्स को कोई भी पार्टी लीड नहीं कर रही थी। ये अपने इंडिविजुअली मूवमेंट जो है वो उन्होंने स्टार्ट कर रखे थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे ही कैपिटल के सेंटर तक, नेविस्की प्रोस्पेक्ट तक जो है डेमोन्स्ट्रेट्स पहुंच गए, तो वहां के जो भी अच्छे बंगलोज थे, जो ऑफिसर्स के क्वार्टर्स थे, उन सबको, ऑफिशियल बिल्डिंग्स को, इन सबको वर्कर्स ने घेरना शुरू कर दिया। अब इस सिचुएशन को देखकर क्या किया, द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ कर्फ्यू। अब जब सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो गवर्नमेंट ने वहां पर कर्फ्यू लगा दिया। अब कर्फ्यू के लगते ही क्या हुआ कि ये जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, वर्कर्स थे, वो इवनिंग तक इधर उधर हो गए, वहां से चले गए। लेकिन वो 24th एंड 25th फेब को दोबारा से वहां पर आ गए। अब जैसे ही वो दोबारा, तो cavalry घुड़सवार and police to keep an eye on them। तो दोबारा से जब उन्होंने सर ने देखा कि ये दोबारा से आए, तो उन्होंने भी क्या किया, पुलिस को और कैवलरी को उनको कंट्रोल करने के लिए वहां पर बुला लिया। अब इसमें भी क्या हुआ कि पहले ही वो किस लिए डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे कि ड्यूमा जो है वो डिसमिस नहीं होना चाहिए। तो इस पर क्या ट्विस्ट किया कि जो जार है उसने क्या एक मैडनेस की कि यहाँ पर ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया ऑन द 25th फरवरी को ड्यूमा जो है वो खत्म कर दिया गया। अब पॉलिटिशियंस जो हैं वो इसके अगेंस्ट थे ही, क्योंकि उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनसे भी कंसल्ट करना छोड़ दिया था। तो सारे जो डेमोन्स्ट्रेटर हैं वो 26 फेब को दोबारा से लेफ्ट बैंक पर, सड़कों पर आ गए। अब उन्होंने पूरी तरह से रेवोल्यूशन करना शुरू कर दिया। जो पुलिस हेडक्वार्टर्स हैं वो 27 फेब को, वो सारे पुलिस हेडक्वार्टर्स जो हैं वो उन्होंने बंद कर दिए, यानी उन्होंने उन पर रेंसैक्ट मीन्स कि उनको बंद कर दिया। जो लोग हैं उन्होंने वो गलियों में आ गए विद द स्लोगन अबाउट ब्रेड, वेजेस, बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी। अब लोगों के मेन स्लोगन क्या थे, डेमोन्स्ट्रेटर्स के क्या स्लोगन थे कि जो प्राइसेस ऑफ ब्रेड मस्ट बी रिड्यूस्ड, वेजेस मस्ट बी हाई, वर्किंग आवर्स शुड बी लिमिटेड एंड देयर विल बी डेमोक्रेसी इन रशिया। इन स्लोगन्स के साथ वो सड़कों पर उतर आए। अब गवर्नमेंट ने बहुत ट्राई किया कि इस सिचुएशन को किसी तरीके से कंट्रोल कर लिया जाए, दोबारा से उसने कैवलरी को बुला लिया। लेकिन अब क्या हुआ भाई, अब तो कैवलरी भी जार के अगेंस्ट हो गई, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गई, और उन्होंने भी डेमोन्स्ट्रेटर्स के को मारने के लिए या उनको रोकने के लिए मना कर दिया। इवन जब उनके एक ऑफिसर ने उनको फोर्स किया इस चीज के लिए कि इन डेमोन्स्ट्रेटर्स को रोको, तो उन्होंने अपने उसी ऑफिसर को ही शूट कर दिया। तो यहाँ पर इट मीन्स कि जो एक राइट हैंड होता है किसी भी गवर्नमेंट का या किसी भी किंग का, उसकी आर्मी, उसके सोल्जर्स, तो अब तो भाई उसके सोल्जर्स ही उनके अगेंस्ट हो गए थे। अब ये सोल्जर्स अगेंस्ट हो गए, तो उन्होंने अब क्या किया कि इन डेमोन्स्ट्रेटर्स, इन वर्कर्स को ही सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने वर्कर्स को भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो वर्कर हैं उन्होंने क्या बना ली, अपनी एक सोवियत और काउंसिल फॉर्म कर ली इन द सेम पैलेस वेयर द ड्यूमा मेट, और इसी का नाम दिया गया पेट्रोग्राड सोवियत। अब उनकी एक एसोसिएशन, एक तरीके से एसोसिएशन बना जिसको कहा पेट्रोग्राड सोवियत। इसके बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ कि जो जार है उसने जो है अपने ही लोगों से, अपने ही जो उनके डेलीगेशन है, उनके मंत्री हैं, उसको बुलाया।
ठीक। अब वहां के मिलिट्री कमांडर्स ने क्या एडवाइस दी जार को कि भाई अपनी राजगद्दी छोड़ दो, अब ये रेवोल्यूशनरीज रुकने वाले नहीं हैं, अब ये सिचुएशन जो है वो अनकंट्रोल्ड है, तो इसलिए बेटर होगा टू अबेडिकेट, कि आप अपनी राजगद्दी छोड़ दो। तो जार को भी लगा भाई अब तो मेरी अब आर्मी मेरे साथ नहीं है, तो मैं कैसे लड़ूं, तो उसने भी उनकी एडवाइस मान ली एंड ऑन द 2nd March ही abdicated। अब जब जार ने अपनी राजगद्दी छोड़ दी तो वहां पर एक प्रोविंशनल गवर्नमेंट बनाई गई बाय द सोवियत लीडर्स एंड द ड्यूमा लीडर्स। अब कंट्री को तो रन करना ही था ना, तो उसको कंट्री को रन करने के लिए वहां पर एक प्रोविंशनल गवर्नमेंट फॉर्म की गई बाय द सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा। ड्यूमा मीन्स कि वहां के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि वो भी अब जार के अगेंस्ट हो चुके, तो उसके अपने मंत्री अगेंस्ट हो गए थे, अपने सोल्जर अगेंस्ट हो गए थे, लोग तो पहले ही उसके अगेंस्ट थे, तो वो उसने भी भलाई समझी कि मैं अपनी राजगद्दी तो अब छोड़ ही देता हूँ। तो उस टाइम कंट्री को रन करने के लिए एक प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म की गई। तो रशिया जो फ्यूचर है वो अब कौन डिसाइड करेगा, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसका इलेक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। तो अब इन दोनों ने मिलकर, सोवियत लीडर्स और ड्यूमा, उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म की और ये डिसाइड किया गया कि अब जो रशियन कंट्री है वो कैसे रन होगी, बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसे कौन इलेक्ट करेगा, उसके इलेक्शन होंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। तो यहाँ पर पेट्रोग्राड जो है इसका रिजल्ट हमें क्या दिखाई दिया कि उसमें फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन जो है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आए कि 1917 में जो मनार्की थी दैट वाज अबॉलिश्ड फ्रॉम रशिया, अबॉलिश्ड हो गई रशिया से फाइनली मोनार्की। अब वहां पर कौन सी गवर्नमेंट आ गई, प्रोविजनल गवर्नमेंट। क्या ये भी एक स्टेबल गवर्नमेंट थी, क्या उसके बाद सब सेटल डाउन हो गया कि ठीक है भाई अब तो मोनार्की खत्म हो गई और सब कुछ शांत हो गया हुआ, नो नेवर। इसके बाद भी रशिया में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। अब आफ्टर फेब्रुअरी जो कंडीशन है वो हम देखते हैं 1917 में, फेब्रुअरी 1917 में रशिया से मोनार्की खत्म हो चुकी थी। तो जितने भी आर्मी ऑफिशियल्स थे, लैंड ओनर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो सारे प्रोविजनल गवर्नमेंट से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो लिबरल्स जो हैं और साथ साथ सोशलिस्ट, वो अभी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहते थे। यहाँ पर तो क्या था कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसके लिए इलेक्शन हो रहे थे, लेकिन वो क्या चाहते थे, एक फुल फॉर्म इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहते थे। अब ये उन लिबरल्स ने, उन सोशलिस्ट ने क्या कहा कि जो रिस्ट्रिक्शंस जार ने लगाई थी पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर, पब्लिक मीटिंग्स पर, एसोसिएशन फॉर्म करने पर, कमेटीज और यूनियंस बनाने पर, वो सारी रिस्ट्रिक्शंस अब रिमूव कर दी गई। ये सारी रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दी गई और सोवियत, जैसे कि पेट्रोग्राड सोवियत बना था, ऐसे ही जगह जगह पर वहां पर जो है सोवियत बनाए जाने लगे। तो यहाँ पर हर जगह पर सोवियत यानी हर जगह पर एसोसिएशन ने लगी, लेकिन उनमें इलेक्शंस का कोई कॉमन सिस्टम नहीं था। ऐसा नहीं था कि जहां पर इलेक्शन हो रहे हैं सेम टाइप के इलेक्शन, सेम रूल्स से इलेक्शन जो है सभी जगह पर होंगे। इलेक्शन सिस्टम वाज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, बट द सोवियट्स वर सेट अप एवरीवेयर। अब इसमें क्या ट्विस्ट आया, इतने में जो वहां के बोल्शेविक पार्टी का लीडर था व्लादिमीर लेनिन, जिसको पहले वहां से एग्जाइल कर दिया गया था रशिया से, वो 1917 में, अप्रैल 1917 में वो वहां पर वापस आ गया। द लीडर व्लादिमीर लेनिन ऑफ बोल्शेविक पार्टी दैट रिटर्न टू रशिया, अब वहां पर वो वापस आ गया। अब वो और उसकी बोल्शेविक पार्टी, वो तो 1914 से ही इसके अगेंस्ट थे कि वॉर होनी ही नहीं चाहिए, वो तो पहले इसके अगेंस्ट थे।
लेकिन अब उनको क्या लगा कि अब ये सारी जो पावर है वो किसके हाथ में आ जानी चाहिए, सोवियत के हाथ में। नाउ ही फेल्ट इट वाज द टाइम फॉर सोवियट्स टू टेक ओवर पावर, कि सारी पावर वो अपने हाथ में ले ले। तो उन्होंने क्या डिक्लेयर किया, उन्होंने 3 चीजें डिक्लेयर की, और इन 3 डिमांड्स को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, these 3 demands known as the Lenin's April thesis। अब ये 3 डिमांड्स क्या थी? सबसे पहले कि जो वॉर है, दैट द वॉर बी ब्रॉट टू क्लोज, वॉर को खत्म कर दिया जाए। सेकंड, लैंड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स, सेकंड उसकी डिमांड थी कि जो लैंड है वो किनको मिल जानी चाहिए, पीजेंट्स को मिल जानी चाहिए। थर्ड, बैंक्स भी नेशनलाइज्ड, जो बैंक है उनको नेशनलाइज कर दिया जाए। तो इट मींस यहाँ पर जैसे पहले लोग दिखे थे कि वॉर है, वॉर को खत्म कर दिया जाए। दूसरा, जो पीजेंट्स जो है जिसके लिए डेमोस्ट्रेट कर रहे थे लैंड के लिए, तो लैंड मस्ट बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स। थर्ड, कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे वो लोग, तो यहाँ पर उन्होंने क्या डिमांड रखी कि जो बैंक है वो क्या हो जाने चाहिए, को नेशनलाइज कर दिए जाए। दीज वर द 3 डिमांड्स ऑफ लेनिन विच आर नोन एज द अप्रैल थीसिस। अब शुरू में जो है बोल्शेविक पार्टी जो है उसने अपना नेम रिप्लेस करके क्या कर दिया, कम्युनिस्ट पार्टी। तो बोल्शेविक पार्टी जो है दैट वाज चेंज्ड टू कम्युनिस्ट पार्टी। तो यहाँ पर उन्होंने अपने रेडिकल एम्स के साथ साथ अपनी पार्टी का नेम भी जो है चेंज करके कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया। तो स्टार्टिंग में जो अप्रैल थीसिस लेनिन लेकर आया, तो बोल्शेविक पार्टी